हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे करें। तो आज का जो है टॉपिक वो आप डालिए, काइनेटिक्स के अंदर हमें डिस्कस करना है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग डालो आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि कभी भी अगर हमें मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी होती है, कोई भी रिएक्शन अगर हमारे पास में है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो जो उसकी वैल्यू होती है वो हमेशा इंटीजर में ही होगी, ज़ीरो नहीं होगी। कोई ना कोई तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे ही, मिक्स होएंगे जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो यहाँ तक की तो बात हुई मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। लेकिन क्या होता है जब ज़ीरो ऑर्डर के बारे में हम बात करते हैं? देखो, आपको ये चीज़ पता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, वो एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। ठीक है, तो जो ऑर्डर है वो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में पता चलता है कि किसका ऑर्डर क्या है। बिना एक्सपेरिमेंट किए आप नहीं बता सकते हो कि इसका ऑर्डर जो है वो ज़ीरो ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा कि सेकंड ऑर्डर होगा। ये हमेशा हमेशा आपको जब भी पता चलेगा वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई। दूसरा मैंने आपको सिखाया है कि रेट जो है इज इक्वल टू होता है किसके, जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में देखो दो चीज़ें थी हमारे पास में। जब भी हम रेट को निकालेंगे थ्योरेटिकल की तरफ से, तो अगर हमारे पास में कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है P, अगर हमारे पास ये कोई रिएक्शन है, तो अगर हमें रेट लिखना होगा तो रेट हम ऐसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू 1 स्टोइचियोमेट्री इनटू माइनस, या फिर ऐसे लिख सकता हूं मैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1 स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। ऑब्वियसली ये भी रिएक्टेंट है, कोई प्रॉब्लम है क्या? या फिर इज इक्वल टू आएगा 1 स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है। ऐसे हम लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, थ्योरेटिकल को कैसे शो करते हैं? थ्योरेटिकल को करते हैं हम ऐसे शो। जब कभी भी आपको निकालना होगा तो ऐसे ही निकालेंगे, जिसमें हम रेट लिख सकते हैं 1 अगर यहाँ पे देखो, अगर इसका मैं n मान के चलूँ, इसके m मान के चलूँ, m मॉलिक्यूल्स है, उसका कितना भी हो सकता है, अगर 1 है कि कितना है, तो देखो 1 स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट, ये स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट है, 1/n इनटू माइनस dA डिवाइड बाई dt आएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट ऑब्वियसली डिसअपीयर ही होगा, पहले लेक्चर्स में आप देख चुके हो। ऐसे आएगा, उसके इक्वल टू कैसे आएगा? 1 स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ B, ये है, क्या हो रहा है, माइनस dB डिवाइड बाई dt, ऐसे निकल के आया है। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं है। आगे देखो, इज इक्वल टू क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसका स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट ये है, और प्रोडक्ट जो है अपीयर होगा प्लस dP डिवाइड बाय dt, इस तरह से ये आने वाला है। तो इस तरह से हम रेट को, थ्योरेटिकल रेट को जो है वो डिफाइन करते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई, रिकैप चल रहा है थोड़ा सा। और अगर मैं बात करूँ आपके सामने एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ की, एक्सपेरिमेंटल जो रेट लॉ है उसको कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को हम कैसे शो करते हैं, कैसे दिखाते हैं, तो उसको भी देख लीजिए आप। अगर आपके पास में A से कोई B प्रोडक्ट बनता है, या फिर जोड़ो A प्लस B रेट कांस्टेंट बनता है, रेट कांस्टेंट है K, तो रेट कांस्टेंट बोला जाता है, स्मॉल k से डिनोट करते हैं हम इसको।
यहाँ तक कि आपको बात समझ आ जानी चाहिए क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो अगर मुझे रेट लिखना होगा, रेट लो एक्सप्रेशन वो क्या कहता है, आइए जानिए, आइए जानते हैं क्या कहता है। वो जो रेट होगा इसका, जो हम स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल k इंटू रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। ठीक है, तो आइए k इंटू a या फिर b, इसकी पावर m हो सकती है, इसकी पावर n हो सकती है, कुछ इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, जो m और n है ये एक्सपेरिमेंट वेरिएबल्स है। यहाँ तक की सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, रिकैप भी हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। रिकैप भी हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आराम से। कुछ नहीं, मैंने आपको दो चीजें बताई। जो आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट, अगर हमें रेट को थ्योरेटिकल लिखना है तो उसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे इसको लिखा जाता है, इसमें देखोगे तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ओके, एक्सपेरिमेंटल लिखा जाता है तो कैसे लिखा था, ये थर्ड पॉइंट है। तीन बातें मैंने इसमें बताई हैं, वो आप नोट कर लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑर्डर के अंदर जाएंगे, हम सीधा यहां से मूव करेंगे। ठीक है, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, कैसे कैसे हैं सामने सामने दिखी हुई हैं, अपने लास्ट लेक्चर में देखी हुई थी। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे ये चीज देखते हैं कि जब जीरो ऑर्डर होगा तो उसको जीरो ऑर्डर ही क्यों बोला जाता है। किसी चीज का ऑर्डर क्या बताता है, किसी भी चीज का ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ये बताता है कि जब हम रेट को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, वहां पे जो रेट निकल के आएगा वो रिएक्टेंट के पावर के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता, इस चीज को ही बताता है। तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, जब हम एक्सपेरिमेंटली रेट डिटरमाइन करते हैं तो वहां से जो रेट निकल के आता है वो रिएक्टेंट की किसी भी पावर या किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। तो आप लिखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन is the reaction in which the rate of reaction, मैं इसको ROR भी बोलता हूं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज independent of the concentration of the reactant। नोट कीजिए इसको यहां तक। इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन पे, देखो कैसे। आइए, हमारे पास अगर एक रिएक्शन ए है, वो गिव्स पी प्रोडक्ट, डायरेक्ट वो कोई पी प्रोडक्ट देती है, तो हमें पता है अगर कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है तो आप उसको कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, अगर आपके पास में ये है तो अगर आप इसका रेट लिखेंगे, थोड़ा इधर को लिखता हूं, ए गिव्स पी। ठीक है, अगर मैं बात करूं t इजिकल टू जीरो टाइम पे, मतलब जब टाइम हमने रिएक्शन शुरू ही नहीं करी, तो अगर इसके पास में इसके A मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसका कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, तो हम इसको A नोट बोल सकते हैं।
या मैं इसको डायरेक्ट ए नोट ही लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर t इज इक्वल टू टी किसी स्पेसिफिक टाइम पे हमने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ पार्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका कुछ बनेगा, ऐसा कुछ करके आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी को हम बोलते हैं ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। समझ आया क्या? इतनी चीज समझ आई? ओके। अब अगर मैं रेट को लिखता हूं तो रेट को कैसे लिखूंगा? रेट को कैसे लिखूंगा? रेट कांस्टेंट अगर के है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर 0, क्योंकि ये एक जीरो ऑर्डर है इसलिए मैंने इसकी पावर 0 कर दी। तो रेट क्या आ गया? k इंटू 1 या इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है। यहां तक चीज समझ आ गई। और पहले ही क्लास में रेट की मैंने आपको बताया था, जो रेट होता है वो होता है चेंज इन एनी प्रॉपर्टी। चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, और डिवाइड बाय टाइम, टाइम चेंज। देखो इतनी बात आपको समझ आती है क्या? तो आप इसको बोल सकते हो रेट इज इक्वल टू क्या होगा? dx डिवाइड बाई dt, ये होने वाला है। तो ये आप दूसरी इक्वेशन बना लो, ये पहली इक्वेशन बना लो, तो रेट जो है दोनों का इक्वल आ गया। तो मैं इससे बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से बता सकता हूं कि dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0, या फिर मैं बोल सकता हूं dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू के। यहां तक आप पहले नोट करो। नोट कीजिए यहां तक सारा। यहां तक समझ आ गया? वेरी गुड। इसके बाद में आइए, ये बातें आपको समझ आ गई। अब ये भी इधर देखते हैं कि अगर मैं यहां से निकालूं dx इज इक्वल टू के इंटू डी टी कर देता हूं अगर मैं, तो क्या होगा? तो यहां पे आपको एक चीज सीखनी होगी, इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा यहां पे ऐसे, इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं और इधर भी इंटीग्रेशन करता हूं dt, तो 0 टू 2 ही करूंगा इधर, ठीक है। इधर बताइए a नोट से a करूं अगर, करके देखो कितना आएगा, करके देखो कितना आएगा। देखिए सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत आराम से आप केवल डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। ये तो आप इसको a नोट टू ए या a नोट टू ए या फिर इसको 0 टू x करिए, ये भी आप कर सकते हैं। पहले कुछ भी नहीं प्रोडक्ट बना था, बाद में एक x प्रोडक्ट कुछ भी फॉर्म हुआ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 के ऊपर x लिमिट इधर आएगा, ये ऐसे आएगा k इंटू टी की पावर 0 टू t, इस तरह से निकल के आएगा। आगे सोल्व कर सकते हैं, x माइनस 0
इज इक्वल टू के टी, तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, के टी, ये निकल के आ गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर x की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो आपको मैं हिंट देता हूं, आपके पास जो a टू b ये बना हुआ है, अगर t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू t टाइम पे, अगर ये a है, ये a माइनस एक्स है, ये 0 है, ये 0 है, तो आप अगर x की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे? जो भी निकालो, और a जो है वो a नोट है और a की वैल्यू है a माइनस एक्स। आप जो है इन दोनों के टर्म्स में निकालो। x की वैल्यू जो निकालनी है आपको a नोट एंड a की टर्म्स में निकालनी है, निकालिए, देखिए, करिए। अगर आपको a की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से इसको माइनस करने से भी निकल सकता है ये। तो देखो अगर मैं a नोट माइनस a करता हूं तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, a माइनस एक्स, या फिर a माइनस ए प्लस एक्स, कैंसल आउट, तो a नोट माइनस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो क्या इस इक्वेशन में मैं रख सकता हूं? बोलिए हाँ। तो a नोट माइनस a इज इक्वल टू के टी, ऐसे आ जाएगा। याद कैसे रखना है आपको इसको? ये क्या है, ये पहले था तो ये ज़्यादा होगा, और ये क्या है, कम है, ज़्यादा माइनस कम जितना भी निकल के आएगा उसको इज इक्वल टू के टी आ जाएगा। ऐसे आपको फॉर्मूले को याद रखना है कि जब भी आपको के टी इज इक्वल टू मैं बात करूंगा तो हमेशा ज़्यादा वाला ये है, कम वाला ये है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ये ट्रिक से आपको याद रखना है, इसको नोट कीजिए इसको। समझ आया क्या? ये इसका क्या है, एक्सप्रेशन है। इससे हमें क्वेश्चंस करने होंगे। आपके सामने जो है हमेशा क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दी होगी या फिर ये वैल्यू दी होगी, ठीक है। रिड्यूस्ड टू रिड्यूस्ड बाय आपको उस तरीके से समझना है, और समझने के बाद में आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करेंगे। समझ आ गया? बहुत अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं जीरो ऑर्डर के। क्या एग्जांपल्स होते हैं, नोट कर लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना है। आइए, ठीक है। देखो करना कैसे है, थोड़ा देखिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल्स को आप सीरियसली लेके चलेंगे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस इन एग्जाम्पल्स पे भी आए हैं। एग्जाम्पल्स को ही देके पूछ लिया उसने कि किस तरह की रिएक्शन होगी। कभी कभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो डायरेक्ट जीरो ऑर्डर पे ऐसे आए हैं। देखो पहली चीज आप याद रखना, जब भी कभी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, वो हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ही होंगी हमेशा, ठीक है। जैसे आप एक बात कर सकते हो, H2 प्लस Cl2, अगर ये लाइट की प्रेजेंस में होगी
तो यहाँ पे 2HCl होगा। तो आप हमेशा याद रखो, ये हमेशा जब ऑर्डर इसका निकाला जाएगा, जब रेट इसका निकाला जाएगा, तो ना तो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो मतलब क्या हुआ, एक जीरो ऑर्डर टाइप की रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन इसके अंदर होगी, नोट कर लो। दूसरा देखो, लिख लिया होगा आपने ये, decomposition of N2O। decomposition of N2O on platinum surface, इसके ऊपर है, ठीक है। तो देखो वो क्या होगा, N2O gives what, N2 प्लस हाफ O2। जब भी इस तरह का डिकम्पोजिशन होगा N2O का, तो आप याद रखिए इस रिएक्शन को भी, एक ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही टाइप होगा ये। जब इसका रेट में लिखता हूं ना, तो रेट जो है कभी भी N2O के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके ऊपर जीरो आएगा। तो इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट क्या आता है। ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह से ही आता है डिकम्पोजिशन वाला। एक लास्ट चीज़ और आपको याद रखनी है बस, उसके बाद मैं आपको नहीं कहूँगा कि हमेशा इसको याद रखो, रटने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। माइंड मैपिंग ट्रिक से याद रखना वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन मैं कभी आपको ये फोर्स नहीं करूँगा, कभी भी नहीं कहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को रटे। मुझे लगता है कि हर चीज़ को आप समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल देखिए, डिकम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन की नहीं बात कर रहा हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया NH3, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन सरफेस पे। अगर ये हम कैटलिस्ट लेते हैं तो उसके ऊपर क्या होगा, डिकम्पोजिशन जब भी कराओगे आप किसका, अमोनिया का, तो 2टेक के क्या बनेगा, ऑब्वियसली वही बनेगा मोलिब्डेनम। अगर आपने कैटलिस्ट डाला तो N2 बनेगी प्लस 3H2 बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो जब भी आप इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो रेट कैसे आएगा, रेट कांस्टेंट इनटू अमोनिया की पावर 0, मतलब क्या आएगा, रेट जो है रेट कांस्टेंट के ही इक्वल आ जाएगा। तो क्या हुआ इसका मतलब, ये एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन एग्जाम्पल है, नोट करो। डिकम्पोजिशन इसका भी याद रख लीजिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। ये 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं। कुछ तो इनमें डिकम्पोजिशन ही हो गया, ये भी डिकम्पोजिशन, ये भी डिकम्पोजिशन, एक पहले वाला भी डिकम्पोजिशन है और एक फोटोकेमिकल है। बस इन तीनों चारों का आप याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल में नहीं कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। आइए अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी, इसका जो एक्सप्रेशन है वो आप हमेशा याद रखोगे, भूलोगे नहीं कभी भी। एक्सप्रेशन को हमेशा याद रखना है, ज़्यादा माइनस कम इज इक्वल टू KT के बराबर होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैं बात करूं आपके सामने, अगर A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, इस तरह का एग्जाम्पल दूं और मैं ग्राफ प्लॉट कराता हूं अगर आपको A वर्सेस T में, तो Y इज इक्वल टू MX प्लस C ऐसे आएगा। तो कहीं A0 यहाँ पे होगा और ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, A0 यहाँ पे होगा, ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ये इसकी स्लोप होगी, या फिर m बोल सकते हैं, या फिर tan थीटा बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे इसको निकाला जाएगा। मतलब एक चीज़ तो आपको रखना है ग्राफ का ध्यान, एक्सप्रेशन का ध्यान, दूसरा आपको रखना है ग्राफ का ध्यान रखना है। नोट कर लो इसको। एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है, हमेशा भूलना नहीं है। ज़्यादा माइनस कम इज इक्वल टू A0 माइनस A इज इक्वल टू KT, ये इस तरह से ग्राफ इसका आएगा। आप बना के देख सकते हैं, इज इक्वल टू सिंपल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ऑब्वियसली ना, स्ट्रेट लाइन का ही हमेशा ये ग्राफ होगा। अब देखो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है T12 की वैल्यू बताना। T12 होता क्या है? एक्चुअली ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाती है। मतलब हमने लेके चले थे A, लेकिन कुछ टाइम बाद वो A/2 रह गई, तो जो ये टाइम इसके अंदर लगेगा उसको बोलते हैं हम T12। और इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमारी T=0 टाइम पे थी वो कितनी थी? A कंसंट्रेशन थी। समझ आया क्या? मतलब अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की आधी रह जाए उसको हम बोलते हैं T12। तो देखिए इसी को ही हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हैं इसको, हाफ लाइफ टाइम पीरियड भी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो लिखिए द टाइम इन विच द रिएक्टेंट concentration becomes half of its initial concentration, half of its initial concentration is called as what? T12 या फिर हाफ लाइफ टाइम। देखिए कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो मतलब T = क्या हो जाएगा? T12 आ जाएगा, और साथ ही साथ क्या क्या बदलेगा? A की वैल्यू, A0 की वैल्यू तो यही रहेगी A0 ही, और जो A की वैल्यू है वो क्या हो गई? A0 का आधा हो गई। तो यहाँ से एक्सप्रेशन निकालो, अब इस एक्सप्रेशन में रख के निकालो, T12 की वैल्यू निकालो, T12 की वैल्यू निकालो। देखिए बताओ कितना निकलता है। आपको जो है करना केवल इतना ही है कि आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके अंदर आपको ज़्यादा माइनस कम वाले में सारी वैल्यूज़ रख दीजिए, सीधा अपने आप निकल के आ जाएगा, अपने आप ही निकल के आ जाएगा। अगर देखो मेरे पास में कोई रिएक्शन है A gives B,
और यहाँ पे अगर ये ए नोट है जिसकी वैल्यू ए है, एक ए है उसकी वैल्यू ए माइनस एक्स है, ये कुछ नहीं बना, ये एक्स बनेगा, तो t इज इक्वल टू किस पे है, 0 पे है, t इज इक्वल टू किस पे है, t पे। ये चीज़ समझ आई क्या? इतनी चीज़ समझ आई। अगर मैं बात करता हूँ a की बार में तो बोलता है a नोट डिवाइड बाई 2 हो जाए, या मतलब क्या हुआ, a माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो a बाई 2 के बराबर आ जाए, ये भी कह सकता है वो। और अगर मैं बात करूँ a नोट की तो वो किसके बराबर है, a के बराबर है। एक्सप्रेशन मेरा क्या है जो उससे निकल के आया, वो क्या निकल के आया, मेरे पास है के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए, ये मेरे पास निकल के आया है। तीसरा पॉइंट चल रहा है, ध्यान से रखना इसको, के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू ए माइनस ए बाई 2, ऑब्वियसली ये आ जाएगा, देखो निकल के आ जाएगा क्या, तो के टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई 2 के बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो जो टी हाफ की वैल्यू निकाल लीजिए आप, टी हाफ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a डिवाइड बाय 2k। मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो टी हाफ की वैल्यू है, टी हाफ की जो वैल्यू है वो a की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो लिख दीजिए टी हाफ वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑफ initial concentration of reactant, initial concentration of reactant। ठीक है, ये समझ आ गया। तो जो है टी हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल है ए के, या फिर मैं कह सकता हूँ टी हाफ इज द फंक्शन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, पूछता है वो कई बार पूछता है इस चीज़ को। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें फिनिश होती हैं ज़ीरो ऑर्डर की। सबसे पहली चीज़ डेरिवेशन और उसका एक्सप्रेशन, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा, के टी इज इक्वल टू ज़्यादा माइनस कम, ऐसे इसको याद रखना है। ये निकलने के बाद में इसका ग्राफ याद रखना है। एक्सप्रेशन के बाद में टी हाफ की क्या होता है वो पता होना चाहिए, टी हाफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पता होनी चाहिए, सामने लिखी हुई है। और साथ ही साथ टी हाफ ए पे डिपेंड करता है या नहीं डिपेंड करता है, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ तक की चीज़ें थी जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में। जब भी आपको कभी भी रिएक्शन के अंदर, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेगा, कभी भी अगर बात करेगा, उठा के एकदम से आप जीरो ऑर्डर लगा दीजिए और जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन लगाइए। हमेशा इस एक्सप्रेशन से सारे क्वेश्चंस ही सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें थी जीरो ऑर्डर की जो फिनिश होती हैं। ठीक है, और अगर आपको फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कुछ और अलग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी टेक्निकल टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर उसका कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिए, इसमें देखिए कोई इशू आता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।